वेलकम बैक टू माय चैनल। कल तक हमने बॉक्सर वार तक कंप्लीट किया था और आज हम बॉक्सर वार से लेके भारत का फ्रीडम तक बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि एक छोटा सा कंपनी जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी इतना बड़ा देश के ऊपर कैसे कब्जा कर लेते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। कल बक्सर वार कब खत्म हुआ था? 1764 में। तो आज इस कहानी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं कि 1772 में क्या हुआ कि सबसे पहले ब्रिटिश का फर्स्ट गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग ने अपना कैपिटल बनाया। अपना कंपनी का कैपिटल कहाँ बनाया? कलकत्ता। बंगाल का कलकत्ता में उन्होंने सबसे पहले वारिंग हेस्टिंग ने अपना 1772 में अपना कैपिटल बना दिया। दूसरा गवर्नर जनरल जब लॉर्ड डलहौजी आया तो लॉर्ड डलहौजी ने एक विलय नीति बनाया। उस विलय नीति में क्या था कि उन्होंने भारत के ऊपर एक एक्ट पास कर दिया कि कोई भी राजा का अगर कोई लड़का मतलब कोई भी राजा का अगर कोई लड़का नहीं है और वो राजा का डेथ हो जाता है किसी कारणवश तो उसका जो पूरा राजपाट है वो किसी आदमी को नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट किसके अंदर आ जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, इसको बोलता है विलय नीति। ये कौन बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। अभी नेक्स्ट आ जाता है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक बहुत खतरनाक एक्ट पास किया था जो हमारे फार्मर का पूरा शोषण कर लिया था। उन्होंने क्या किया, एक टैक्स का पॉलिसीज है उसको चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया कि कोई भी जमींदार, छोटा जमींदार के अंदर जितना फार्मर है, अगर उस फार्मर अगर टैक्स नहीं दे पाता है तो वो क्या करेगा, वो जमीन का मालिकाना जो फार्मर है वो नहीं होगा, वो जमींदार हो जाएगा जो टैक्स देगा। ठीक है, और वो टैक्स किसको देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इससे क्या होता है कि फार्मर के अंदर मतलब ये बहुत बड़ा आक्रोश होता है कि हमारा जमीन, वो बहुत सारे फार्मर का क्या हो गया, जो अपना मालिकाना हक था वो छीन गया और वो पूरा मालिकाना हक जमींदार के ऊपर आ गया और जमींदार से ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो ये एक्ट पास किया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पास किया। तो इन्हीं सब कारणों से पहले क्या होता है कि बॉक्सर वार से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट सिविल पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है। राजाओं को मतलब किंग मेकर बनता है, मतलब राजा चेंज करता है, राजा से टैक्स लेता है, कंपनी राजा के पास जाता है, राजा से पैसा लेता है। लेकिन जैसे बॉक्सर वार जैसे जैसे कंपनी पावरफुल होते गया वो क्या हो गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वो जो साधारण पॉपुलेशन है, जो फार्मर है, कोई छोटा नौकरी करता है, छोटा बिजनेसमैन है, हमारा देश तो ऐसे कृषि प्रधान था, जो लेबर पार्टी, उनके जिंदगी के ऊपर डायरेक्ट इनका मतलब घुसना शुरू हो गया। किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इन्हीं सब कारणों से देखते हुए जो सिंपल आदमी, जो फार्मर था, उनके मन में क्या आक्रोश होता है। जब किसी के मन में आक्रोश का मात्रा बढ़ जाता है तब क्या होता है? आंदोलन होता है, विद्रोह होता है। जब एक प्रॉब्लम एक लिमिट क्रॉस करता है ना तो वहां पे क्या, फिर इंसान का गुस्सा फूटता है। और यही कंटिन्यू 2-3 कारण हुआ था, 2-3 आंदोलन हुआ था। उसका सबसे पहले आंदोलन का हम बात करेंगे कृषक, जो फार्मर प्रोटेस्ट है, कृषक विद्रोह, वो हुआ था 1783 में। ये कहाँ से? ये वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ था। रंगपुर और मेदिनीपुर नामक 2 डिस्ट्रिक्ट था, 2 जगह, वहां से ये आंदोलन शुरू हुआ। वहां क्या, इसका रीजन क्या था? ये सेम रीजन था, टैक्स मतलब कर, जिसको कर, टैक्स इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं, बांग्ला में कर मतलब हिंदी में कर बोलता है। वो कर के वजह से, क्योंकि उनका टैक्स का मात्रा जमींदारों ने इतना बढ़ा दिया ना, तो उनको क्या, जमीन में मान लो कि 100 रुपीज का प्रोड्यूस हो रहा है, धान हो चाहे गेहूं हो, 100 का उनका पैदावार हुआ, उसमें से वो 105 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। तो कहाँ से लाएगा? वो खाएगा क्या? पूरा अगर पैसा टैक्स ही दे देगा तो खाएगा क्या? तो इन्हीं के आंदोलन का देखते हुए, इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए कृषकों ने विद्रोह किया। सबसे पहला विद्रोह हुआ 1783 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद्रोह अंग्रेज ने कुचल दिया। नेक्स्ट क्या हो गया, फिर विद्रोह शुरू हुआ। नेक्स्ट हो गया आदिवासी विद्रोह। हमारे देश पे आदिवासी जो एरिया है ना, वो कहाँ पे? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इन तीनों एरिया में आदिवासी है। आदिवासी लोग हमेशा क्या, जो हमारा मानव समाज, हमारा जो सोसाइटी, इंसानों का सोसाइटी से थोड़ा अलग रहता था, जंगलों में ज्यादा रहता था। और जंगलों का जो पैदावार है, जो फल फ्रूट, जो वन जंगल है, उन्हीं से उनका जिंदगी चलता था। अंग्रेज का बढ़ते हुए लोभ, मतलब चाहत का सीमा जब बढ़ते हुआ क्या, जंगल काटना शुरू कर दिया पूरा अपना इसके लिए, जमीन बनाने के लिए, ताकि उनको टैक्स मिले।
इन्हीं कारण का इन्हीं चीज को देखते हुए सबसे पहले विद्रोह करना शुरू कर दिया आदिवासी। और उनका आदिवासी का दो नेता सबसे फेमस रहा आदिवासी आंदोलन का, वो सिद्धू और कानून, ये दो आंदोलन हुआ। इन दोनों आंदोलन छोटा छोटा, इनको भी अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश ने कुचल दिया। नेक्स्ट आंदोलन ये भारत में शुरू हुआ 1856 में, उसको बोलता है सिपाही विद्रोह। ठीक है, सिपाही विद्रोह शुरू तो हो गया था मेरठ से 10 मई को 1857 को शुरू हो गया। लेकिन अलग अलग हिस्टोरिकर अलग अलग रीजन बोलता है, लेकिन किसी का मानना था अगर ये एक साथ लड़ते तो शायद हमारा देश 1857 में जीत जाता। लेकिन हम जानते हैं कि आखिर ये हुआ क्या था। विद्रोह एक दिन में होता नहीं। सिपाही विद्रोह मतलब कौन किया था? सिपाहियों ने किया था। तो सिपाही करेगा क्यों विद्रोह? तो उसका एक दो कारण है। सबसे पहले जो सिपाही का पेमेंट था, अगर मान लो कोई आदमी कोई सिपाही है इंडिया, अगर उसको पेमेंट नहीं देगा तो वो नौकरी क्यों करेगा? दूसरा, उनका पेंशन में प्रॉब्लम था। तीसरा, उनका कास्ट वाइज प्रमोशन था कि मान लो कोई ब्राह्मण कास्ट है तो उसको पहले प्रमोशन मिल जाएगा, पहले प्रमोशन हो जाएगा। कोई छोटा कास्ट है तो उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। ये सब छोटा छोटा कारण था। लेकिन जो सबसे मेन कारण था वो था एक एनफील्ड, एक राइफल था। उनका जो कारतूस, गोला को जो राउंड को कारतूस बोला जाता, उनमें सूअर और गाय का चर्बी लगा के रखता था। वो मुंह से ऐसा निकाल के फिर राइफल में भरना पड़ता था। तो हमारा देश में जो हिंदू मुसलमान दोनों ही है, सूअर और गाय, ये किसी दोनों को मना है। हिंदुओं को गाय मना है, मुसलमानों को सूअर। तो वो कैसा मुंह में लगाएगा? यही कारण को देखते हुए सबसे पहले एक मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में एक ब्रिटिश का जो एडजुटेंट था, ब्रिटिश ऑफिसर का एडजुटेंट था, उनको गोली मार के उनका जान ले लिया था। बाद में मंगल पांडे को फांसी दे दिया था। और तब से ये आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन बैरकपुर से शुरू हुआ, पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, बंगाल, ये सब होते हुए महाराष्ट्र, हर जगह पे सिपाही का आंदोलन शुरू हुआ। इसका एक सीधा जाता एग्जाम्पल कौन है? इसी आंदोलन से निकला था झांसी का रानी। झांसी आंदोलन में झांसी का रानी, तात्या टोपी, ये सब कौन था? सिपाही विद्रोह का ये सब नेता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1857 में भी हम हार गए। क्यों हारे? उनका 2-3 सबसे कारण है। सबसे पहले तो वो देश के लिए नहीं लड़ा था। झांसी रानी अपने झांसी के लिए लड़ा, तात्या टोपी अपने मराठों के लिए लड़ा। उसके बाद सिपाहियों ने अपने, अगर सारे मिलके अपने कंट्री के लिए लड़ता तो शायद मे भी कि हम लोग 1857 में फ्रीडम हो जाते। लेकिन उस टाइम भी हम फ्रीडम नहीं हुआ। 1857 के बाद 1858 में एक एक्ट पास हुआ कि डायरेक्ट इंडिया किसके अंदर आ गया? इंडिया आ गया, ब्रिटिश का एक डोमिनियन स्टेट बन गया। अभी कंपनी नहीं रहा, अभी क्या हो गया? इंडिया डायरेक्ट डोमिनियन, जो कि मेरा लड़का एक डोमिनियन क्या होता है, एक व्हाट इज रिपब्लिक है, वो एक ऑलरेडी वीडियो है, उसमें बताया है कि वहाँ डोमिनियन क्या होता है, उसके बाद प्रोटेक्टेड क्या होता है, सॉवरेन क्या होता है, कॉलोनी क्या होता है, वो सब उस वीडियो में है। तो ये क्या 1857 के लड़ाई के बाद अभी इंडिया क्या हो गया? ब्रिटिश का एक डोमिनियन, ब्रिटिश का पूरा पावर पूरा कैप्चर कर लिया इंडिया को, कि कोई भी कुछ भी नहीं होगा, पूरा रूल रेगुलेशन ये बनाएगा। तो इनका ये जीता जाता एग्जाम्पल कब मिलता है? जब लॉर्ड कार्जन 1905 में बंगाल, उड़ीसा, बिहार और आसाम पहले एक ही था, इनको डिवाइडेड करता है। सबसे पहले डिवाइडेशन रूल 1905 में शुरू हो गया। इंडिया पाकिस्तान तो अलग हुआ 1947 में, लेकिन उससे पहले कास्ट के हिसाब से देखते हुए डिवाइड एंड रूल का गेम अंग्रेज ने हमारे बीच में शुरू कर दिया था। कब? 1905 से ही। और लॉर्ड कार्जन ने बंगाल को अलग कर दिया था कास्टिज्म की वजह से। तो जब बंगाल इसने किया तो उस टाइम से हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर लड़ा। तब जो बंगाल में था खुदीराम बोस, उस ड्यूरेशन में आया खुदीराम बोस। उसके बाद आजाद हिंद फौज किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये सब फ्रीडम फाइटर थे। खुदीराम बोस ने फिर क्या जो निकला जो क्रांतिकारी, तो ये वो क्या किया? डायरेक्ट ब्रिटिश को मारना शुरू किया। तो खुदीराम बोस का भी फांसी हुआ था इसी वजह से। तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर इसी टाइम से निकला। और इस टाइम में कौन निकला? जो आज अंग्रेज ने ये तो खराब किया। एक दो चीज, उनका जो एजुकेशन पॉलिसी था, भारत को लूटने के लिए, भारत पे राज करने के लिए भारत का ऑप्शन भी तो चाहिए।
तो भारत को अवसर के लिए वो लोग अपना जो मॉडल है, जो आज के टाइम में हमारा मिशनरीज है, जितना क्रिश्चियन का स्कूल है, ये कब आया? ये उसी ड्यूरेशन में जब इंग्लैंड अपना इंग्लैंड जो अपना धर्म है, क्रिश्चियन धर्म को इंडिया में बसाने के लिए, इंडिया में पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए वो लोग स्कूल का यहाँ पे स्थापना किया। और इसी का एक अच्छा परिणाम ये निकला कि बुद्धिजीवी 2-4 निकला, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इन्हीं से जब आदमी का सोच बढ़ता है ना, तब यही आदमी उन्हीं से निकला, बाद में जाके फ्रीडम फाइटर का नेता बने, हमारे देश चलाया। तो हम वो बाद में बात करेंगे। अभी आ जाते हैं कि 1905 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या कर दिया, बंगाल को डिवाइड कर दिया। दूसरा, अभी 1911 में उसने क्या किया, बंगाल तो पहले इंडिया का कैपिटल था बंगाल, उसको वहाँ बंगाल का कोलकाता से उठा के वो दिल्ली लेके आ गया। हाँ, कौन किया ये कर दिया था लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कार्जन ने किया था। लॉर्ड कार्जन ने बंगाल का कैपिटल को इंडिया का कैपिटल को बंगाल से लेके दिल्ली में आ गया। इससे एक कारण है कि बंगाल का जो बुद्धिजीवी लोग था ना, उनका वर्चस्व को खत्म करने के लिए, और जो उस टाइम अभी प्रेस आ गया था, न्यूज़पेपर आ गया था, हर कोई अंग्रेज के अगेंस्ट में लिख रहा था, कोई आंदोलन कर रहा था, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अभी आ गए थे, कोई इंग्लैंड से पढ़ के आया था, अम्बेडकर जैसा लोग। तो इस वजह से क्या हो गया, तो जो बुद्धिजीवी जो जिसका सोचने का ताकत है, उसको वो बंगाल में थोड़ा ज्यादा हो गया था। इसी वजह से लॉर्ड कार्जन ने क्या किया, इंडिया का कैपिटल को बंगाल से उठा के दिल्ली लेके आ गया। और इसी दौरान क्या होता है कि दिल्ली में जैसा आया, तो 1915 में महात्मा गांधी आता है। कहाँ से? महात्मा गांधी कहाँ से आता है 1915 से? गुजरात का तो पैदावार है। उसके बाद वो बैरिस्टर करने कहाँ चला जाता है? लंदन। हाँ, उसके बाद साउथ अफ्रीका में भी जाता है। साउथ अफ्रीका से 1915 में वो महात्मा गांधी का एंट्री होता है। महात्मा गांधी मतलब क्या? वो मतलब इस आंदोलन में फुल भूमिका निभाता है। महात्मा गांधी को जानने के लिए, महात्मा गांधी के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस छोटा सा वीडियो में महात्मा गांधी का जो इतना बड़ा व्यक्तित्व है ना, वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमारे को महात्मा गांधी के लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कि उसका कौन था, वो कहाँ से आया था, उसको क्यों महात्मा बोला जाता है। तो लेकिन उसका आजादी में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 3-4 आंदोलन है उसका। लेकिन वो आते ही सबसे पहले महात्मा गांधी चंपारण और खेरा और अहमदाबाद, इस 3 आंदोलन में उनका बहुत सक्रिय भूमिका रहा। उसका इसका इनिशियल पॉइंट था। उसमें चंपारण में आके सबसे पहले क्या किया महात्मा गांधी ने, चंपारण में क्या होता था, नील चाष होता है। नील चाष यहाँ इंडिया में आके नील चाष करता है। नील निकाल के पूरा नील लेके चला जाता है कहाँ? इंग्लैंड। और इससे जब नील चाष कोई खेती में होता है ना, तो खेती क्या होता है, खराब हो जाता है। और नील चाष का इतना महंगा, मतलब ये तो कुछ उसमें फार्मर के लिए कुछ बचता नहीं है, खाने के लिए तो अनाज चाहिए ना, नील कहाँ खाएगा। इसीलिए इंडिया का फार्मर नील चाष नहीं करना चाह रहा था। इसका अगेंस्ट में आंदोलन किया गांधी जी, इसका नेतृत्व किया। इंग्रेज को हार मारना पड़ा। और नील चाष तो चंपारण के बाद आ जाते हैं अहमदाबाद में क्या हुआ, अहमदाबाद में जो कंपनीज था, बड़े बड़े कंपनी, वो क्या प्लेट बोनस दिया था। बोनस कि कोई कंपनी है, अगर कोई उसका जो कर्मचारी है, तो साल में मतलब कुछ पैसा एक्स्ट्रा देता है। पेमेंट तो देता है महीना, उसके बाद कुछ पैसा बोनस देता है, तो उसको प्लेग बोनस बोलता था। मतलब उस टाइम एक बीमारी आया था, तो जब वो बीमारी खत्म हो गया, तो कंपनी बोला कि ये तुम अभी बीमारी चला गया, हमने जो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दिया वो हमें वापस करो। इसको ये हुआ था अहमदाबाद में। तो ये इसका भी नेतृत्व कौन किया था? गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? गांधी जी अहिंसा पे विश्वास करता था, मार धोर नहीं, अहिंसा नहीं। और एक था खेरा में भी वो क्रिश्चियन का था, टैक्स का इशू था कि कर ज्यादा लगता था, तो उसमें भी मतलब चंपारण, खेरा, अहमदाबाद, ये तीनों आंदोलन गांधी जी का नेतृत्व में, इनिशियल जब गांधी जी आते स्टार्टिंग में, तब आंदोलन हुआ। ये तीनों आंदोलन में इंग्रेज को झुकना पड़ा। इस दौरान एक घटना हो जाता है 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जालियानवाला हत्याकांड। एक बहुत बड़ा भयंकर हत्याकांड होता है। उसमें क्या हो, एक्चुअली उस दौरान वो पंजाब में जो लोकल जो लीडरशिप होता है, उसको क्या ब्रिटिश कैप्चर कर लेता है, और आंदोलन इतना हिंसक हो जाता है कि बहुत सारे आदमी वो इकट्ठा हो जाता है। हिंसक जो डाकघर होता है ब्रिटिश का, वो सब वहाँ का आदमी जला देता है, ब्रिटिश को मारता है।
तो और गांधी जी इनको संभालने के लिए गांधी जी आ रहा था, लेकिन अंग्रेज जब गांधी जी को पंजाब आने नहीं दिया, उनको दिल्ली से डायरेक्ट मुंबई बॉम्बे, जो कि बॉम्बे वापस कर दिया। और एक मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में जनरल डायर नेतृत्व कर रहा था। जनरल डायर ने ये पास किया कि कोई भी लोग अगर इकट्ठा होगा तो उनको गोली मार दिया जाएगा। 13 अप्रैल पंजाब का मेन फेस्टिवल होता है, बैसाखी का दिन था। पूरा बच्चे नए नए कपड़े पहन के बहुत खुशी का बात था। और उसी दौरान 13 अप्रैल 1999 में जनरल डायर ने 10 मिनट तक सारे लोगों के ऊपर गोली चला दिया, जो कि तुम एक्चुअल में देखे हो। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग जगह कहाँ पे है? अमृतसर गोल्डन टेम्पल के बगल में है। अगर आप लोग कभी जाते हो तो वहां पे देखना, उस दीवार पे अभी भी उस बुलेट का रियल मार्क है, जो हम दोनों देखे हैं। एक्चुअल में वहां पे गोल्डन टेम्पल के बगल में ही है। अपने जान बचाने के लिए कैसे वहां के औरत कुएं में जान देता था, जनरल डायर इतना हिंसक कहानी किया था। ये सब देखते हुए गांधी जी ने 1920 से 22 तक एक आंदोलन चलाया, जिसको असहयोग आंदोलन बोलता है, मतलब नॉन कॉपरेशन, कि इंग्लिश के साथ कॉपरेशन नहीं करना, जो नौकरी कर रहा है तो नौकरी छोड़ दो। उसके बीच में और बहुत सारे आंदोलन किया। हमने पहले ही बोला है कि गांधी जी के बारे में समझने के लिए इतना छोटा वीडियो में नहीं होगा, हम गांधी जी के लिए एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। तो मेन जो फ्रीडम के लिए उनका जो मेन नेतृत्व था, वो उनमें से एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 20 तक किया था, मतलब नॉन कॉपरेशन, इंग्रेज के साथ कॉपरेट नहीं करना, इंग्रेज से अलग हो जा। 1900 इस दौरान फिर उसके बाद आईन अमान्य आंदोलन, मतलब आईन नहीं मानना, इंग्रेज जो एक्ट पास करता है उनको नहीं मानना। लेकिन गांधी जी हमेशा एक चीज पे, वो हिंसा पे कभी विश्वास नहीं करता था। शायद अगर गांधी आज नहीं रहते, गांधी अगर नहीं होते, तो हम लोग को आजादी मिलने में और लेट होता। जब आईन अमान्य आंदोलन 1923 से 1934 तक चला, उसके बाद 1938 में और एक कहानी हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश का हालत बहुत खास्ता हो गया था। ब्रिटिश ऐसे शौक से हमारे देश से नहीं गया। ब्रिटिश का जो अपना इकोनॉमिक कंडीशन था ना, वो बिल्कुल डूबता हुआ दिख रहा था, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए उनको बहुत सारे रिसोर्स चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। इंडिया में इतना आदमी अभी जग गया था, मूवमेंट इतना हो रहा था, ब्रिटिश का कोई मान नहीं रहा था, ये सब तो था ही था। उसमें से और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि ब्रिटिश ने अनाउंस कर दिया कि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया हमारे साथ लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि इंडिया हमारा एक डोमिनियन स्टेट है, इसीलिए हमारा साथ। लेकिन उस टाइम गांधी जी बोला ना, वी आर नॉट सपोर्ट टू यू, हम तो सेकेंड वॉर में आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये जब हुआ तो इसमें भी ब्रिटिश का क्या हो गया, ब्रिटिश का यहाँ भी बात नहीं सुना। मतलब ये कब का कहानी है? 1938 में। तो उस दौरान फिर क्या हुआ कि एक सब जो लास्ट आंदोलन हुआ वो भारत छोड़ो, मतलब व्हाइट इंडिया मूव, क्या बोलते हैं, व्हाइट इंडिया मूव, वो हो गया 1942 में। इसमें तकरीबन 91,000 जो कांग्रेस आदमी था, जो फ्रीडम फाइटर था, उनको कैप्चर कर लिया। तो इसमें से हमारे एक कैप्चर मतलब उसको बंद कर लिया, इंग्लिशों ने बंद कर लिया, 91,000 को बंद कर लिया। जब आदमी बंद हुआ तो हमारे पॉपुलेशन के अंदर आजादी उनको थोड़ा थोड़ा समझने लग गया था। तो पूरा जनता रोडों पे आ गया, पूरा अंग्रेज मतलब और संभाल नहीं पा रहा था। तो मजबूरन जिसको कैप्चर किया था इंग्रेज छोड़ना शुरू किया। तकरीबन 91,000 आदमी, उसमें से गांधी जी भी एक था। और तब जाके इस दौरान एक कांग्रेस, हमारे उस टाइम पे एक ही पार्टी था हमारे देश पे, वो था कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी कब शुरू, कांग्रेस पार्टी था, कांग्रेस का ये थोड़ा पीछे चलते वीडियो के कि कांग्रेस 1885 में कांग्रेस पार्टी का एस्टेब्लिश हो गया था। 72 आदमी लेके बन गया था कांग्रेस पार्टी। आजकल अभी तो हमारे देश में, हमारे देश में बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस, कांग्रेस, लेकिन उस टाइम आजादी के टाइम एक ही पार्टी था, जो कि 1885 में कांग्रेस पार्टी बन गया था। और उसका जो बनाने वाला भी ब्रिटिश का एक ऑफिसर था, वो ह्यूम था, ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी को बनाया। तो जब ये 1930 का उसमें 1942 में जब फ्रीडम का मतलब कौन सा आंदोलन चला, व्हाइट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। तो जब इंग्रेज ने ये सब को छोड़ना शुरू किया, तब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सामने आया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू। लेकिन महात्मा गांधी ने हमेशा वो सत्ता छूना पसंद नहीं किया। महात्मा गांधी अलग रहा। आजादी इस दौरान हमारे पे एक्ट पास हो गया, जो कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन सभा बैठ गया। एक देश, हमारा देश को लास्ट में क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिल गया। लेकिन आज़ादी देते देते इंग्लैंड ने और एक चीज हमारे पे कर गया, बंटवारा करके चला गया, जो कि आज तक हम इस चीज को झेल रहे हैं। एक देश बना दिया पाकिस्तान, एक बना दिया हिंदुस्तान।
और एक बना दिया बांग्लादेश। बांग्लादेश इंग्रेज ने नहीं बनाया था, बांग्लादेश तो 1971 में बना, वो पाकिस्तान से टूट के बना था बांग्लादेश। बांग्लादेश ब्रिटिश नहीं बनाया। कि बांग्लादेश कौन बनाया? बांग्लादेश मतलब ब्रिटिश ने नहीं, पाकिस्तान और इंडिया, हाँ, दो ही कंट्री बना था। बांग्लादेश तो 1971 में बना। तो ये यहाँ से था, ये था आज का वीडियो का उद्देश्य। और ऐसा हम ऐसा मतलब 1600 से लेके 1947 तक हम एक कहानी के जरिए समझने का मतलब समझाने का कोशिश किया कि एक्चुअली हुआ क्या था। अगर कोई भी स्टूडेंट अभी किताब पढ़ेंगे तो बिल्कुल डीपली उसको समझ में आएगा कि कैसा एक छोटा सा कंपनी आके एक इतना बड़ा देश के ऊपर राज कर लिया। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स।